हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं रेणु सिंह यानी आपकी आरएनएस में एक बार फिर से आपके सामने आई हूँ। बच्चों, आज हम लोग यहाँ इकोलॉजी के लास्ट 2 चैप्टर्स हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज एंड बायोडाइवर्सिटी। इसका डिस्कशन करने के लिए आज यहाँ प्रेजेंट है। बच्चों, एक स्टेटमेंट मैं क्लियर करना चाहती हूँ थोड़ा सा, कि आप लोगों को लगता है कि हम लोग एनवायरमेंटल इश्यूज और इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी, इसको जितना ज्यादा मतलब कर ले उतना अच्छा है। बेटा, वी कैन से अबाउट द बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो, फिर भी वहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कंसेप्चुअल है। तो बस हम लोग थोड़ा सा इसका ध्यान रखें और एनसीईआरटी रिवाइज करते चले। चलिए बच्चों, स्टार्ट करती हूँ मैं फटाफट यहाँ पर डिस्कशन। यस बच्चों, यहाँ पे देखिए, इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। बच्चों, इसमें हम लोगों को इनकरेक्ट मैच सेलेक्ट करना है। तो यहाँ फटाफट देखिए, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। बच्चों, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट वो होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं, जिनको माइक्रोब्स इजीली डिकम्पोज कर सकते हैं। और माइक्रोब्स क्या होते हैं बच्चों? माइक्रोब्स होते हैं बैक्टीरिया एंड फंगाई, ये इसको डिकम्पोज करते हैं। बिल्कुल सही है। अब उसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एक तो डोमेस्टिक सीवेज हो गया, बिल्कुल सही है। डोमेस्टिक सीवेज के अलावा और क्या हम लोग लिख सकते हैं बच्चों? हाउस होल्ड गार्बेज होता है, हाउस होल्ड गार्बेज हो सकता है, एनिमल वेस्ट हो सकता है, बिल्कुल सही है, एनिमल वेस्ट हो सकते हैं। और इसके अलावा बच्चों, जो भी एग्रीकल्चरल वेस्ट है जिसमें प्लांट्स के वेस्ट होते हैं, वो सारे हो सकते हैं। तो बिल्कुल स्टेटमेंट को मैं कहूंगी करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? बच्चों, नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स होते हैं जिसमें माइक्रोब्स के थ्रू या यूं कह दो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू उसका डिकम्पोजिशन नहीं होता है, या किसी भी तरह से अगर वो डिकम्पोज ना हो पाए तो उसे हम कह देते हैं नॉन डिग्रेडेबल। बिल्कुल सही है बच्चों, इसमें डीडीटी आता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अब बात आती है कि डीडीटी है तो क्यों है। बच्चों, आपको मैं बता दूं, डीडीटी अगर मैं ह्यूमन बॉडी में डीडीटी का कंसंट्रेशन कंसीडर करूं, तो ह्यूमन में भी अगर ह्यूमंस में मैं देख लूं, ये तो हाई ट्रॉफिक लेवल हो गए। ह्यूमंस में भी अगर देखूं मैं, तो डीडीटी का जो कंसंट्रेशन प्रेजेंट है बच्चों, ये 13 से 31 पीपीटी, इतना कंसंट्रेशन जो है वो ह्यूमन बींग्स में भी है। अब आप सोचोगे कि ह्यूमन बींग्स में जो है कंसंट्रेशन इतना हो सकता है। बिल्कुल सही है बेटा, क्योंकि इसका ना डाइजेशन होता है और ना ही एक्सक्रीशन होता है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोगों ने फील्ड में इसको स्प्रे कर दिया, खेतों में इसको स्प्रे कर दिया, तो बच्चों धीरे धीरे ये वाटर के थ्रू फिल्टर होता है, वो वाटर बॉडी में जाता है। अब आप सोचो, वाटर बॉडी में जा रहा है, कुछ प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है, प्लांट के थ्रू जो लोग वेजिटेरियंस है उनकी बॉडी में जा रहा है, और इसके साथ साथ जो नॉन वेजिटेरियन है उनकी भी बात करूं तो फिश के थ्रू जा रहा है। क्यों? क्योंकि वाटर बॉडी में तो अभी इसका कंसेंट्रेशन बच्चों कम है। अब इनकी फीड करने वाले फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं, इनको फीड करने वाले फाइटोप्लैंक्टॉन्स को ज़ूप्लैंक्टॉन्स हैं, फिर स्मॉल फिशेस हैं, लार्ज फिशेस हैं। ये सब बच्चों धीरे धीरे ये ट्रांसफर होता चला जाता है। ठीक, और सबसे टॉप कंज्यूमर जो है उनमें ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, हायर कंसेंट्रेशन में हो जाता है, इससे बायोमैग्निफिकेशन भी कहते हैं। बिल्कुल सही है, तो इसका डिकम्पोजिशन डीडीटी का नहीं होगा। बिल्कुल सही जा रहे हो। सेकेंडरी पोल्यूटेंट की बच्चों बात करें तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो है वो SO2 है। अब आप सोचो, SO2 सेकेंडरी पोल्यूटेंट नहीं होता बेटा। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स वो होते हैं जो प्राइमरी पोल्यूटेंट के रिएक्शन से बनते हैं। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, तो बच्चों सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होते क्या हैं? बच्चों, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स आप इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या है? दे आर फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। जो भी जो है फॉर्म, ये आप लिख सकते हो, फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। तो बेटा, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के रिएक्शन से ये बने हुए जो है यहाँ पर सब्सटेंस होते हैं जिन्हें हम सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कहते हैं। आप एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे आप लिखोगे पैन पर ऑक्सीसाइड नाइट्रेट। सेकेंड बेटा, आप एल्डिहाइड्स लिख सकते हैं जो रिएक्शन के बाद बनते हैं। तो एल्डिहाइड्स हो सकते हैं, एल्डिहाइड्स एल्डिहाइड्स हो सकते हैं, ओजोन हो सकता है। आप कहोगे ओजोन, बेटा ओजोन भी होता है। ओजोन क्यों होता है? क्योंकि ओजोन जो है अगर वो स्ट्रेटोस्फीयर में है तब तो प्रोटेक्टिव है, हार्मफुल रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करती है। लेकिन ओजोन बच्चों जो अर्थ पर है वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, प्राइमरी पोल्यूटेंट के रिएक्शन से बनी, और ये हार्मफुल है। आप लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ा भी होगा, गुड ओजोन एंड बैड ओजोन। गुड ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में प्रोटेक्टिव है, और बैड ओजोन बेटा जो है लिथोस्फीयर पे है और ये हार्मफुल है। राइट, इससे आप ओजोन को कहते हो। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। लास्ट में बच्चों होता है क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि क्वांटिटी इंक्रीज होने पे ये पोल्यूटेंट है। अदरवाइज नाइट्रोजन का जो कंसेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में है, अगर आप देखोगे तो 78% नाइट्रोजन है, और ऑक्सीजन से या कंबाइन करके ये ऑक्साइड्स उनके बना देती है। तो ये नेचुरल है,
लेकिन क्वांटिटी इंक्रीज होने से ये जो है यहाँ पर क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट बन गया। क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट का मतलब होता है बच्चों जिसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाए, जैसे CO2 एटमॉस्फेयर में है 0.03%, लेकिन अगर इसका कंसंट्रेशन हमारी एक्टिविटीज के कारण, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हम कहते थे इसकी क्वांटिटी इंक्रीज होने से ये पोल्यूटेंट बना है, इससे इसको बच्चों क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट कहते हैं। सो ये करेक्ट, सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, वी हैव टू फाइंड हियर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो बच्चों इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट वाला SO2 हो गया, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू फोटोकेमिकल स्मोक। बच्चों फोटोकेमिकल स्मोक्स क्या होते हैं? फोटो मतलब लाइट, केमिकल के रिएक्शन से बने हुए स्मोक। सबसे पहले हमें ये देखना है कि स्मोक क्या होता है। बच्चों स्मोक होता है यहाँ पर स्मोक प्लस फॉग, राइट। तो फॉग और स्मोक मिलकर के स्मोक बनाते हैं जो एनवायरनमेंट को ओपेक कर देते हैं, हर पर कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो फोटोकेमिकल स्मोक सबसे पहले लॉस एंजल्स में डिस्कवर हुआ था, इससे इसको हम लोग लॉस एंजल्स स्मोक भी कहते हैं, लॉस एंजल्स स्मोक। चलिए इसको नोट करने की जरूरत नहीं, मेरे ख्याल में आप जानते होंगे लॉस एंजल्स स्मोक। बच्चों यहाँ पे जो है हम लोगों को देखना है, यहाँ पे हम लोगों को देखना है लॉस एंजल्स स्मोक कहते हैं, थोड़ा इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इसके साथ साथ हमें ये देखना है बच्चों कि अगर लॉस एंजल्स स्मोक है और वहां पर ऐसा क्या हुआ होगा, तो हायर टेम्परेचर, इस स्मोक के लिए अगर हम लोग देखें तो इस स्मोक के लिए बच्चों रिक्वायर्ड क्या है? हायर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर, हाई लाइट इंटेंसिटी, हाई लाइट इंटेंसिटी, हाई लाइट इंटेंसिटी। और इसके अलावा बच्चों यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं, पैन है, और इसके अलावा आप बोल सकते हो इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड है बच्चों, पैन है, और ये जो है ओजोन, ठीक है। ये सब मिलकर के आप देखो, ये लिथोस्फीयर में ओजोन है ना, सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, फिर रिएक्शन करके यहाँ पर फोटोकेमिकल स्मोक बना रही है। ये आप लोग बच्चों बायोकेमिस्ट्री में भी देख सकते हैं। आप अगर वहाँ केमिस्ट्री में चैप्टर में देखोगे तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के नाम से एक चैप्टर है बच्चों, वहां देख सकते हैं, ठीक है। तो आप देखो वहां पर होता क्या, हाई टेम्परेचर, हाई लाइट इंटेंसिटी में नाइट्रोजन ऑक्साइड, पैन, ओजोन सब कंबाइन करके यहाँ पर फोटोकेमिकल स्मोक बनाते हैं, जिसमें ग्रे कलर का पूरा एनवायरनमेंट हो जाता है, ओपेक, आर पर कुछ नहीं दिखाई देता है, और ब्रीदिंग प्रॉब्लम जबरदस्त हो जाती है, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई। और इसी को यहाँ पे लॉस एंजल्स स्मोक या फिर इसको कहा जाता है फोटोकेमिकल स्मोक। बच्चों आइए, ये मैं केमिस्ट्री में भी आपको बता रही हूँ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में भी इसके कुछ क्वेश्चन आए हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू फोटोकेमिकल स्मोक, राइट। ऑल्सो कॉल्ड क्लासिकल स्मोक, रॉन्ग बेटा। क्लासिकल स्मोक जो होता है वो यहाँ नहीं होगा, वो SOX या SO2 प्लस H2S रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट में है। लेकिन ये क्या होगा, ये यहाँ पे बच्चों आप लोग बताएंगे ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट में है, ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट। चलिए तो ये ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट में हो गया। और यहाँ पे बच्चों आपको क्वेश्चन ओजोन है, NOx है, पैन है, इस पे कई बार पूछा गया है कि फोटोकेमिकल स्मोक बनाते कौन है, नीट में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फॉर्म इन ट्रैफिक कंजेस्टेड सिटीज वेयर वार्म कंडीशन एंड इंटेंस सोलर रेडिएशंस आर प्रेजेंट, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आप देखिए इसमें, सेकेंडरी पोल्यूटेंट एंड हैज नो इफेक्ट ऑन वेजिटेशन। बेटा वेजिटेशन पे उसका इफेक्ट पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, लेकिन उसको सेकेंडरी पोल्यूटेंट नहीं कहते हैं, बल्कि सेकेंडरी पोल्यूटेंट से बने हुए जो है ये सारी प्रोसेस है, राइट। तो इसको भी आप कह देंगे रॉन्ग। नेक्स्ट है occurs at low temperature and contain H2S and SO2। बेटा ये लो टेम्परेचर पर है और लो टेम्परेचर पर H2S SO2 के कारण है, बिल्कुल नहीं, उसे हम कहते हैं क्लासिकल स्मोक, राइट, जो कि लंदन में पहले ऑब्जर्व हुआ था, इसलिए उसको लंदन स्मोक भी कहते हैं। तो यहाँ करेक्ट जो बच्चों आंसर है ये भी रॉन्ग हो गया, इसका मतलब करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ गया, बी आ गया। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, question number 3, which of the following device is used to remove over 99% particulate matter present in the exhaust from a thermal power plant? Okay, बच्चों यहाँ देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत मिसकंसेप्चुअल होता है, कंसेप्शन होता है यहाँ पर। तो कंसेप्चुअली अगर हम लोग थोड़ा सा सोचें या थोड़ा सा इंफॉर्मेशन पे सोचें तो आपको ध्यान से सुनना है। Which of the following device is used to remove over 99% particulate matter? तो 99% particulate matter बच्चों कौन हटा सकता है, कौन रिमूव कर सकता है? थर्मल पावर प्लांट से निकले हुए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, बिल्कुल सही है। और इस फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया है
कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज मोस्ट इफेक्टिव। मैं ऐसा नहीं कहती कि ये जो है गैसेस को रिमूव नहीं करता, बट इट इज मोर इफेक्टिव for removing particulate matter या suspended particulate matter, SPM कहते हैं, suspended particulate matter। बच्चों suspended particulate matter होते क्या है? ऐसे पार्टिकल्स जो एयर में ही सस्पेंडेड रहें, कभी नीचे जाके सेटल ना करें, उन्हें कहते हैं सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर। तो बच्चों जो सस्पेंड रहे, जो सस्पेंडेड फॉर्म में रहे एयर में, उसको हम सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर कहते हैं। और आपको शायद पता भी हो कि 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम का जो साइज होता है वो हैजार्डस होता है फॉर ह्यूमन बीइंग्स, काफी हार्मफुल होता है। उसमें सिलिकोसिस एक टाइप की डिजीज भी है उसमें। क्लियर है? तो मोस्ट इफेक्टिव ये इन रिमूविंग एसपीएम या सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, स्क्रबर बिल्कुल रॉन्ग है, बिकॉज इट इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर रिमूविंग गैसेस। इस फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। गैसेस को रिमूव करने के लिए जो है ये ज्यादा इफेक्टिव होता है। कैटालिटिक कन्वर्टर, बच्चों कैटालिटिक कन्वर्टर ये नहीं होता है, कैटालिटिक कन्वर्टर जो है ये व्हीकल्स में यूज होते हैं, इसे व्हीकल्स में यूज किया जाता है। और ये अनबर्न जो भी हाइड्रोकार्बन है, जो भी फ्यूल है, उसको बर्न करके CO2 और वाटर में कन्वर्ट करती है, राइट। नाइट्रस ऑक्साइड है, उसको नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देगी। कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कन्वर्टर। एंड दिस कन्वर्टर इज मेड अप ऑफ वेरी एक्सपेंसिव मेटल, दैट इज प्लैटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम। बेटा इसका बना होता है। तो अब आपको शायद याद आ गया होगा कि ये व्हीकल में यूज होता है। और बच्चों लास्ट में आता है ट्रेजेक्टरी सेपरेटर। आप ट्रेजेक्टरी सेपरेटर की अगर प्रोसेस पूछेंगे बच्चों, तो यहाँ पर ट्रेजेक्टरी सेपरेटर कह दीजिए इसको। यहाँ इसका फंक्शन किस बेसिस पे चलता है कि इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता, ठीक है, कि एसपीएम के लिए होता है, लेकिन कंपैरेटिवली लेस है, कंपैरेटिवली लेस इफेक्टिव फॉर रिमूविंग एसपीएम। बच्चों एसपीएम को रिमूव करने के लिए ये कम इफेक्टिव होता है, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पर ट्रेजेक्टरी सेपरेटर या साइक्लोनिक सेपरेटर भी कहते हैं। और ये जो है यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस का यूज करके यहाँ इनको रिमूव करता है। बट सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है। छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज होती है उनमें ये इफेक्टिव हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये इफेक्टिव नहीं होता है। इससे करेक्ट आंसर बच्चों आपको फाइंड करना था, दैट इज ए राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यस, क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू थर्मल पॉल्यूशन। बच्चों थर्मल पॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में करेक्ट क्या है? स्पीड ऑफ बायोडिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। हम लोग को यहाँ देखना है करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू थर्मल पॉल्यूशन या थर्मल पॉल्यूशन। बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें लोगों का थोड़ा जो है बहुत अपनी सोच है, अपने अकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन मैं लॉन्ग विद रीजन आपको आंसर दूंगी, क्योंकि थोड़े बहुत आंसर सबके वेरी करते हैं। देखिए अगर बच्चों ये थर्मल पॉल्यूशन है, ध्यान से सुनना, क्योंकि कुछ बच्चे आंसर इसका रॉन्ग भी करते हैं। थर्मल पॉल्यूशन है तो थर्मल पॉल्यूशन स्पीड ऑफ बायोडिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, बिल्कुल सही है, बिकॉज बायोडिग्रेडेशन है बाय इंक्रीजिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी। आप ये लिखोगे बाय इंक्रीजिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी, इंक्रीजिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी, एंजाइमेटिक एक्टिविटी। तो बच्चों एंजाइमेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करके ये बायोडिग्रेडेशन ऑर्गेनिक मैटर का इंक्रीज कर देते हैं, राइट। जहां टेम्परेचर हाई किया डिकम्पोजिशन रेट फास्ट हो जाता है। तो आपको बताना है एंजाइमेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करके ये यहाँ पर जो है स्पीड अप कर देते हैं रिएक्शन को, बिल्कुल सही है। डेथ ऑफ टेम्परेचर सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही है। कुछ ऑर्गेनिज्म बच्चों ऐसे होते हैं जो कम टेम्परेचर पर ही सर्वाइव करते हैं, जिनका टेम्परेचर थोड़ा सा वेरी करता है, ठीक है। जिसे हम यहाँ पर जो है टेम्परेचर थोड़ा सा वेरिएशन होगा तो वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, इन्हें स्टेनोथर्मल कहते हैं, राइट। तो वो ऑर्गेनिज्म यहाँ डेड हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। थर्ड बच्चों ऑप्शन देखते हैं, इट इंक्रीजेस रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड माइक्रोबियल एक्टिविटी, बिल्कुल सही है बच्चों। ये मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करते हैं बाय इंक्रीजिंग एंजाइमेटिक रेट, एंड माइक्रोबियल एक्टिविटी भी फास्ट हो जाती है, तो बिल्कुल सही है। इसका मतलब हम लोग ऑल ऑफ दीज कर सकते हैं। कुछ बच्चों का मानना है कि भाई डेथ ऑफ टेम्परेचर सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म तो सही है, बाकी रॉन्ग है। ऐसा नहीं है बच्चों, जहां भी टेम्परेचर आपने पढ़ा डिकम्पोजिशन रेट फास्टर,
या becomes fast at higher temperature, higher hydration process, at higher hydration यानी वाटर प्रॉपर अवेलेबल है, ऑक्सीजन अवेलेबल है, टेम्परेचर हाई हो जाए तो डिकम्पोजिशन रेट फास्ट हो जाता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, राइट। चलिए बच्चों, तो इसके साथ अगर हम लोग आंसर देखें तो आंसर डी आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव या ऑल ऑफ दीज। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग एज जीरो वेस्ट साइक्लिक प्रोसीजर इज रिलेटेड टू। बहुत शानदार क्वेश्चन है बच्चों, और आप लोगों ने पढ़ा भी है इसको कि यहाँ पर जीरो वेस्ट मैनेजमेंट आया था, जिसमें एक भी चीज वेस्ट नहीं थी और सबको कहीं ना कहीं साइकिल करके कहीं ना कहीं यूज किया गया। इसलिए इसको जीरो वेस्ट मैनेजमेंट कहा गया, क्योंकि कोई भी वेस्ट नहीं है। रमेश चंद्र डागर सोनीपत हरियाणा के हैं, जिन्होंने इस तरह से इंटीग्रेटेड फार्मिंग दी थी। तो जिसको आप जीरो वेस्ट मैनेजमेंट कह रहे हैं या साइक्लिक प्रोसीजर कह रहे हैं या इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग कह रहे हैं, तो ये इंटीग्रेशन किसका है बच्चों? आपको ध्यान से इसको देखना है, इंटीग्रेशन किसका किसका है। सबसे पहले हनी बी रेयरिंग, हनी बी को डेवलप कराया गया, हनी बी की रेयरिंग हुई बच्चों। उसके बाद यहाँ आता है डेयरी फार्म भी साइड बाय साइड ओपन किया गया। नेक्स्ट आता है बच्चों एग्रीकल्चर, और लास्ट में आ गया वाटर हार्वेस्टिंग। बेटा आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, मतलब इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग या जीरो वेस्ट मैनेजमेंट, इट इज जस्ट एग्रीगेशन ऑफ 4 कंपोनेंट्स: हनी बी, डेयरी फार्म, एग्रीकल्चर, वाटर हार्वेस्टिंग। कैसे इसका यूज हो रहा है बच्चों, इसको देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये वाटर हार्वेस्टिंग की, जो वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू जो वाटर है, इसका यूज होता है यहाँ पर भी, और दूसरा यूज होता है इसका डेयरी फार्म में। प्लस आपने जहाँ हनी बी रेयरिंग करी है, यानी हनी बीज को जो है रखा है, वहां पे भी जिन प्लांट पे रखा है उसके लिए भी वाटर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मैं बेसिकली उसको मेंशन कर रही हूँ जो यहाँ पर जरूरी है। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। अब इसके प्रोडक्ट्स की सीधे मैं बात करती हूँ। सीधे प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं? देखिए, एक प्रोडक्ट तो बच्चों ये हनी बी का बन जाएगा, क्लियर। एक प्रोडक्ट डेयरी फार्म से आता है, सीधे डेयरी फार्म हो गया। एक प्रोडक्ट एग्रीकल्चर का, जो भी क्रॉप आप ग्रो करा रहे हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट्स की मैं बात कर रही हूँ, ये सब डायरेक्ट प्रोडक्ट्स हैं, क्लियर है। अब बच्चों इसमें जो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यस, अब जो यहाँ पे ध्यान रखना है, मैंने तो कहा ये इनके डायरेक्ट प्रोडक्ट्स हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट्स हो गए, ये भी प्रोडक्ट्स हो गया इसका, यहाँ पे भी प्रोडक्ट मिल गया इसका। चलिए अब देखते हैं बच्चों, जो यहाँ एग्रीकल्चर से निकला हुआ वेस्ट है, एग्रीकल्चर से निकला हुआ जो वेस्ट है, वो वेस्ट एज अ फूडर यूज होता है डेयरी फार्म के लिए, क्लियर है। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बना वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ से जो वेस्ट निकल रहा है, वो वेस्ट यहाँ पर कुछ फोडर के फॉर्म में यूज होगा डेयरी फार्म के लिए। अगर मैं ऐसे कह दूं यहाँ पर, ये डेयरी फार्म के लिए एज अ, इसका जो वेस्ट है, ठीक है, यहाँ मैं लिखती हूँ ये हो गया इसका वेस्ट, ये वेस्ट है बच्चों। और वेस्ट जो है ये डेयरी फार्म का है, डेयरी फार्म का वेस्ट जो है ये यहाँ पर यूज होता है एज अ फोडर। तो यहाँ आप लिखेंगे ये वेस्ट हो रहा है यूज एज अ फोडर, राइट। अब बच्चों जो एग्रीकल्चर का वेस्ट है, जो डेयरी फार्म का वेस्ट है, इन दोनों वेस्ट की अगर मैं बात करूं तो आप ऐसे बताएंगे, एक तो वेस्ट इसका हो गया यहाँ पर ऐसे, ये वेस्ट निकाल दिया आपने, और दूसरा वेस्ट मैं डायरेक्ट इसकी बात कर रही हूँ, मैं, ये है, ठीक है, ये हो गया, ये इसका बच्चों हो गया वेस्ट, ये इसका वेस्ट है। अब इस वेस्ट की जरूरत कहाँ पे आ रही है? एक तो मैंने कहा ये जो वेस्ट है ये एज अ फोडर यूज हो रहा है, प्लस बच्चों एक चीज मैं और ऐड करूंगी, जो ये वेस्ट है, ये वेस्ट यहाँ पर अगर मैं इसका कंपोस्टिंग करती हूँ, इस वेस्ट की अगर मैं कंपोस्टिंग करती हूँ, तो वो कंपोस्ट तो यहाँ पे यूज हो जाएगा एग्रीकल्चर के लिए, प्लस यहाँ से भी दोनों जगह से निकला हुआ वेस्ट ये जो है बायो एनर्जी के फॉर्म में भी यूज होता है। तो एक तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ बायो एनर्जी, ठीक है, बायो एनर्जी के फॉर्म में इसके जो है वेस्ट यूज हो रहा है। अब बच्चों ये कंपोस्टिंग के बाद जो उसकी स्लरी बची है,
उसे एज अ फर्टिलाइजर हम लोग यूज कर सकते हैं एग्रीकल्चर में। मतलब मैंने क्या बताया कि डायरेक्ट प्रोडक्ट्स तो सभी के मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो इसका वेस्ट है एक तो पाउडर के फॉर्म में हम यूज कर दें, और यहाँ जो इसके प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ जो इसके प्रोडक्ट्स हैं, इन प्रोडक्ट्स की मैं बात करूँ अगर, तो प्रोडक्ट्स तो डायरेक्ट यूज हो रहा है, लेकिन इसका जो वेस्ट है वो एज अ पाउडर यूज हो रहा है, और प्लस इन दोनों की ही वेस्ट जो है वो बायो एनर्जी के फॉर्म में यूज हो रहे हैं। इनकी कंपोस्टिंग करने के बाद इनकी कंपोस्टिंग करने के बाद जो है इस बायो एनर्जी का यूज हो रहा है। और कंपोस्टिंग के बाद भी बच्चों जो इसकी स्लरी आई, इसकी जो स्लरी आई है, ये स्लरी भी जो है यहाँ पर एग्रीकल्चर में, इसकी जो स्लरी है वो एग्रीकल्चर में बच्चों यहाँ पर देखिएगा, तो ये स्लरी जो है यूज होगी किसकी तरह, मैं ये स्लरी को यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, और ये यूज हो जाएगी एज अ फर्टिलाइजर। क्लियर? तो इसको बहुत ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे जो ये स्लरी यूज हो रही है ये एज अ फर्टिलाइजर के फॉर्म में यूज हो रही है। चलो बच्चों, तो इसको इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या चीज पढ़ी, डायरेक्ट प्रोडक्ट सभी के हैं, लेकिन इनमें से हनी बी का मेन रोल क्या था। हनी बी का बच्चों अगर हम लोग मेन रोल यहाँ पे देखें तो आप बता सकते हो कि ये हनी बी जो है इस एग्रीकल्चर फार्मिंग में, मैं यहाँ से मेंशन करती हूँ, इस एग्रीकल्चर फार्मिंग में यहाँ से यहाँ तक इसमें ये पॉलिनेशन में हेल्प करती है। पॉलिनेशन, यू कैन राइट हियर पॉलिनेशन। क्लियर? तो बच्चों फटाफट इसको आप लोग देख सकते हैं, हनी बी डेयरी फार्म एग्रीकल्चर डायरेक्ट प्रोडक्ट। फाइन। हनी बी ऑल्सो हेल्प इन पॉलिनेशन इन ड्यूरिंग एग्रीकल्चर। क्लियर? मतलब कोई भी कल्टीवेशन हम कर रहे हैं उसमें पॉलिनेशन के लिए रिक्वायर्ड है हनी बी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, वाटर हार्वेस्टिंग का यूज सभी जगह पे है बच्चों, जो हार्वेस्टेड वाटर है उसका यूज सभी जगह पे है। अब डेयरी फार्म जो है उसमें अगर देखें तो जो ये एग्रीकल्चर बच्चों दिया हुआ है, इस एग्रीकल्चर से जो भी वेस्ट निकल रहा है वो डेयरी फॉर्म में एज अ फोडर यूज हो रहा है। प्लस दोनों के वेस्ट को अगर हम लोग कलेक्ट कर दें तो दोनों का वेस्ट जो है कंपोस्टिंग के बाद ये बायो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और इसके अलावा जो उसका वेस्ट बचा उसका भी वेस्ट, जिसे हम स्लरी कहते हैं, ये स्लरी एज अ फर्टिलाइजर यहाँ पे यूज होती है। क्लियर है? तो एज अ फर्टिलाइजर ये यूज होगा यहाँ पर। चलिए बच्चों, तो ये जो है एक तरह से जीरो वेस्ट मैनेजमेंट हो गया। चलिए अब हम लोग इसके आंसर को चेक करते हैं। इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग किसने दिया था? अहमद खान। नो, अहमद खान 59 ईयर्स के थे, जिन्होंने बैंगलोर में एक रोड कंस्ट्रक्शन के लिए जो है प्रोसेस दी थी। उस प्रोसेस में उन्होंने 20 पॉलीथीन से रोड बनाया जिसकी ड्यूरेबिलिटी 3 टाइम्स नॉर्मल रोड से ज्यादा थी। तो ये तो आप कहेंगे नहीं। रमेश चंद्र डागर, बिल्कुल इनका कंट्रीब्यूशन है। अमृता देवी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड से रिलेटेड है, यहाँ नहीं बेटा है ना। सीपी भट्ट भी नहीं होगा, इससे करेक्ट आंसर बच्चों हो गया बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट रिप्रेजेंट ग्रीन हाउस गैस। बच्चों मैं आपको बता दूं, ग्रीन हाउस गैस 4 गैसेस को हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं। द फर्स्ट वन विच इज कॉल्ड CO2, सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन इसका होता है 60% तक ये प्रेजेंट है। सेकेंड जो होता है बच्चों ये है मीथेन, ये हर बार आया हुआ, इसको भी ध्यान रखिएगा। मीथेन हो गया, और मीथेन जो है 20% प्रेजेंट है ग्रीन हाउस गैस, क्योंकि ये वार्मिंग इफेक्ट या ग्रीन हाउस इफेक्ट देती है। नेक्स्ट आता है बच्चों मीथेन के बाद नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs कहते हैं, और ये है 14%। राइट? अब बच्चों नाइट्रस ऑक्साइड जो बचता है वो यहाँ पर हो गया 6%। अब आपको ये तो एटलीस्ट पता चल गया कि कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस है। CO2 है, मीथेन है, CFCs है, नाइट्रस ऑक्साइड। अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा पेयर मैच नहीं कर रहा है, पेयर डज नॉट मैच या रिप्रेजेंट ग्रीन हाउस गैस। CO2 मीथेन है ऑब्वियसली, मीथेन नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड है, ये भी सही है। ओजोन एंड सल्फर डाइऑक्साइड कहीं नहीं दिख रहा बच्चों आपको, और नाइट्रस ऑक्साइड एंड CFC बिल्कुल करेक्ट है। इससे करेक्ट आंसर जो होगा बेटा वो होगा C। राइट? ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है, डिफरेंट डिफरेंट कंसेंट्रेशन के साथ या डिफरेंट मैचिंग के साथ, या मेन कंट्रीब्यूशन किसका है इस फॉर्म में आपसे पूछा गया नीट में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में अगर हम लोग देखें तो फाइंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कैटालाइटिक कन्वर्टर। कैटालाइटिक कन्वर्टर, बेटा एक मिनट में चेक करती हूँ जरा क्वेश्चन अभी हम लोगों ने कौन सा लिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कैटालाइटिक कन्वर्टर। ओके बेटा, कैटालाइटिक कन्वर्टर के रिस्पेक्ट में आपको बताना है
कैटालाइटिक कन्वर्टर के रिस्पेक्ट में आपको बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, इसको जरूर ध्यान देना, राइट। चलो देखते हैं। प्लैटिनम पैलेडियम रोडियम एज कैटालिस्ट, बिल्कुल सही है। लेड इन पेट्रोल एक्टिवेट्स द कैटालिस्ट, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। बच्चों ये कहा जाता है कि जब भी कैटालिटिक कन्वर्टर व्हीकल्स में यूज होता है तो जो यहाँ पे लेड फ्री पेट्रोल का यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कन्वर्टर को इनएक्टिव बना देता है, ठीक है। तो बिल्कुल ये रॉन्ग हो गया। रिड्यूस एमिशन ऑफ पॉइजनस गैसेस, बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने बोला था जो अनबर्न हाइड्रोकार्बन है, अनबर्न हाइड्रोकार्बन है बच्चों, ये जो है इसको कन्वर्ट कर देता है कैटालिटिक कन्वर्टर CO2 एंड वाटर में, राइट, हार्मफुल नहीं है। दूसरा, अगर यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड है तो इसको कन्वर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड में, बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड इज मोर हैजार्डस देन CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड बच्चों हमारे हीमोग्लोबिन से कंबाइन करके ऑक्सीजन लेवल को डाउन कर देता है हमारी बॉडी में। तो आपको पता है कि जो हीमोग्लोबिन है इसकी CO2 के कंपैरेटिवली CO से बाइंडिंग एफिनिटी 200 टाइम्स ज्यादा है बच्चों, क्लियर है। इसी तरह से अगर नाइट्रस ऑक्साइड है तो इसको ये कन्वर्ट कर देता है बच्चों यहाँ पर नाइट्रोजन गैस में, इससे ये कैटालिटिक कन्वर्टर व्हीकल में यूज होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड NOx चेंज्ड टू CO2 एंड नाइट्रोजन गैस, बिल्कुल सही है। मैंने कहा था CO को CO2 में कन्वर्ट कर देता है ना। और दूसरा नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हो गए, नाइट्रस ऑक्साइड्स हो गए, इनको जो है नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। और हमें यहाँ रॉन्ग स्टेटमेंट देखना था बच्चों, इसे रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया बी वाला, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। इसको हटाते हैं हम लोग। नेक्स्ट हो गया, एक मिनट बच्चों, जरा 6 क्वेश्चन देखिए, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है बच्चों। यहाँ पे थोड़ा सा देखें, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो आपके एनसीईआरटी पे फर्स्ट पेज पे है, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट हो गया, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट हो गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी पे इंडिविजुअली भी क्वेश्चन आपसे नीट में पूछा गया बच्चों, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए, अगर आप इसमें देखोगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, इसको तो आप इससे मैच कर दो सबसे पहले। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, इसको मैच करिए इससे, ठीक है। मैं ऐसे करती जाऊंगी बेटा जिससे मुझे लगे कि हाँ सबसे ज्यादा बेटर तरीके से ये हो रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है वो यहाँ 86 में आया हुआ है, तो इसको मैच करिए यहाँ से, डायरेक्ट याद रखना है आपको। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, ये कब आया बच्चों? तो ये आया था 1981, बट वॉज अमेंडेड इन 1987, क्लियर। चलिए अब कौन सा बचा इसमें? वाटर प्रिवेंशन वाला बच्चों जो है, वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, ये जो है 74 में है, आपको डायरेक्ट याद रखना है। अब अपने पास बचता है केवल एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो बच्चों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को आप इसमें सेकेंड वाला पार्ट बचा है ना, यहाँ से करिए मैच, ओके। अब आप इसमें से करेक्ट आंसर फाइंड करिए। तो इसका बच्चों करेक्ट आंसर मेरे ख्याल में क्या आएगा, जल्दी देखो। फिफ्थ वाला है, ए का फिफ्थ है, ठीक है, दोनों में है। बी का सेकंड थर्ड यही डिसाइड कर देगा। तो देखो बी वाला आंसर हम लोगों ने कहा किया है थर्ड, इसका मतलब करेक्ट आंसर बच्चों क्या हो गया? बी। आपको सारा मैच नहीं करना है। हम लोगों को बच्चों यहाँ ना केवल क्वेश्चन का हम रिविजन कर रहे हैं, कैसे हमें अप्रोच करना है ये भी देखना है। अगर 2 मैच हो गए तो बस अब कोई मैच नहीं करना आपको, सारे करेक्ट हो गए आंसर, क्योंकि ए का फिफ्थ और बी का थर्ड केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है, राइट। चलिए तो ये करेक्ट आंसर बच्चों बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अगर हम लोग यहाँ पे देखें बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 9 में, in an aquatic food chain, if water body is having 0.003 ppb of DDT, its maximum concentration can be observed। बच्चों आप लोगों ने देखा है डिफरेंट प्लेस पे देखा है कि कैसे इसका कंसंट्रेशन वेरी कर रहा है। सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन कहाँ पे था? वाटर बॉडी, है ना, मैं ऐसे लिख के चल रही हूँ, वाटर बॉडी। सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन कहाँ था इसका? वाटर बॉडी में। ये बायो मैग्निफिकेशन ऑफ DDT वाले चैप्टर में एनवायरमेंटल इश्यूज में दिया हुआ बेटा, वाटर बॉडी में। वाटर बॉडी के बाद इसका कंसंट्रेशन थोड़ा सा इंक्रीज होता है किसमें? फाइटोप्लैंक्टन्स में, फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स में बेटा,
फाइटोप्लैंक्टॉन्स के बाद आप जाएंगे जूप्लैंक्टॉन्स। फाइटोन मीन्स प्लांट, जो प्लांट फ्लोट करते हैं वाटर की सरफेस पे, दे आर कॉल्ड फाइटोप्लैंक्टॉन्स। और बच्चों जो एनिमल छोटे छोटे वाटर की सरफेस पे मूव करते हैं उनको कहते हैं जूप्लैंक्टॉन्स। ये हो गए बच्चों जूप्लैंक्टॉन्स, ठीक है, जूप्लैंक्टॉन्स हो गए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको स्मॉल फिश में दिखाते हैं, और स्मॉल फिश के बाद इसको लार्ज फिश में दिखाएंगे। लार्ज फिश उसमें मूव करता है बेटा, और लार्ज फिश को ईट करने वाले जो यहाँ पर बर्ड्स होती हैं, फिश ईटिंग बर्ड, फिश ईटिंग बर्ड्स यहाँ हम लोगों ने दिखाया, तो यहाँ इसका कंसंट्रेशन हाईएस्ट था, ठीक है, फिश ईटिंग बर्ड्स। तो आप लोगों ने पढ़ा भी है कि बर्ड्स पे इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, ये कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करके बच्चों अर्ली एग हैचिंग को प्रमोट कर रहा है, जैसे बर्ड्स की जो पॉपुलेशन है ना वो डिक्रीज हो रही है। क्लियर है? तो बच्चों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो डीडीटी का कंसंट्रेशन है, हाईएस्ट कंसंट्रेशन यहाँ पे होगा, ये हाईएस्ट है, ठीक, हाईएस्ट कंसंट्रेशन, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इसी से रिलेटेड आपको मैच करना है। चलिए, लार्ज फिश 9, फाइटोप्लैंक्टन्स स्मॉलेस्ट अमाउंट में है, फिश ईटिंग बर्ड्स बिल्कुल सही है, ये करेक्ट है, और स्मॉल फिश कम, यानी आपको बताना है यहाँ पर मैक्सिमम कंसंट्रेशन। तो करेक्ट आंसर बच्चों क्या हो गया? सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, द रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग पॉलीब्लेंड इज। बच्चों बहुत ध्यान से देखना, आपसे ये बोला गया है कि जो वेस्ट पॉलीथीन्स है उनको लेकर के यहाँ पे पॉलीब्लेंड किया गया। पहले उन पॉलीथीन को, ध्यान से मेरी बात सुनना बच्चों, जो भी पहले सबसे लिया गया प्लास्टिक फिल्म वेस्ट, यानी पॉलीथीन बैग्स जिसको आप कहते हैं, तो यहाँ जो सबसे पहले यूज किया गया वो तो था प्लास्टिक फिल्म वेस्ट। बच्चों को थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन है क्योंकि दोनों वर्ड, एक तो रिसाइकल प्लास्टिक और प्लास्टिक फिल्म वेस्ट दोनों दिया गया है, ध्यान से सुनना। प्लास्टिक फिल्म वेस्ट, तो बच्चों जो प्लास्टिक फिल्म वेस्ट है पहले इसको लिया गया और इसको कन्वर्ट कर दिया गया रिसाइकल प्लास्टिक में, रिसाइकलिंग की गई रिसाइकल्ड प्लास्टिक्स में, और रिसाइकल प्लास्टिक्स जो है, अब ये बच्चों यहाँ पे पॉलीब्लेंड बन रहे हैं। पॉली मतलब पॉलीथीन ब्लेंडिंग हो गई है, तो इन्हें कहा गया पॉलीब्लेंड, पॉलीब्लेंड। और यही पॉलीब्लेंड बिटुमेन के साथ, नाउ दिस पॉलीब्लेंड अलोंग विद बिटुमेन, मैं एरो नहीं बनानी क्योंकि इसका कन्वर्जन नहीं है, बिटुमेन मतलब कोलचार, तारकुल कहते हैं ना, वही है, कोलतार कह दो या तारकुल कहते हैं, दोनों सही है, इसको कहते हैं बच्चों बिटुमेन। इसके साथ मिलकर के रोड को कंस्ट्रक्ट किया गया, और ये रोड जो है 3 टाइम्स बेटर थी एज कंपेयर टू नॉर्मल रोड्स। क्लियर? तो यहाँ पे बच्चों जो करेक्ट आंसर आएगा, एनी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट तो बिल्कुल रॉन्ग है, यहाँ आपको करेक्ट आंसर करना है प्लास्टिक फिल्म वेस्ट, क्योंकि प्लास्टिक फिल्म वेस्ट इसका रॉ मटेरियल है, आपसे रॉ मटेरियल पूछा गया है, आप एनसीईआरटी में चेक भी करना, तो आपको मिल जाएगा बच्चों रॉ मटेरियल के फॉर्म में जो यूज होता है वो प्लास्टिक फिल्म वेस्ट है। क्लियर है? तो अब किसी को कंफ्यूजन यहाँ पे एटलीस्ट इन 2 पॉइंट पे तो नहीं होना चाहिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। यस, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए यहाँ थोड़ा मैचअप दिए गए हैं, इनको भी देख लेते हैं। ओजोन थिकनेस, बच्चों ओजोन थिकनेस को अगर आप लोग देखेंगे किससे मैच करोगे, पहले एक बार रीड कर लो फास्ट। ओजोन थिकनेस है, सीएफसीज है, एल नीनो इफेक्ट, और कॉलम सेकंड में क्या दिया हुआ है, यूवी रेज है, रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर इंक्रीज है, एंड डॉप्सन यूनिट। कुछ तो पहचान में आ गया ना, बस फटाफट मैच करो। डॉप्सन यूनिट में क्या करते हैं बच्चों, हम लोग ओजोन की थिकनेस को देखते हैं। ठीक, जल्दी से ए वाला 4 से देखो, कहीं दिया हुआ है? बिल्कुल दिया, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, मजा आ गया, बिल्कुल मजा आ गया, क्योंकि एक ही ऑप्शन मैच कर गया, सारे मैच कर गए, यही इसकी खास बात होती है बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सीएफसी कहाँ से इमिट होती है बच्चों? रेफ्रिजरेटर से होती है पहले, अब तो वहां पे वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है यूज ही नहीं किया जाता। एल नीनो इफेक्ट, एल नीनो इफेक्ट क्या होता है बच्चों? एल नीनो इफेक्ट होता है हॉट वाटर स्प्रिंग्स में डेवलप होता है, जब ग्लोबली टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो जो सी होता है ना, सी का वाटर भी काफी हॉट हो जाता है, काफी गर्म हो जाता है, इसी को एल नीनो इफेक्ट कहते हैं। और ये किसके कारण होता है बच्चों? एल नीनो इफेक्ट जो है ये टेम्परेचर इंक्रीज के कारण है। क्लियर? और स्किन कैंसर, ऑब्वियसली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। अब जल्दी से हम लोग इसका आंसर चेक करते हैं बच्चों, तो इसका आंसर आ सकता है ए का, हमने कहा था ना 4th है, बस आंसर जल्दी से मैच करो। इसका आंसर हो गया बच्चों ए के 4th के अकॉर्डिंग सी। अब जल्दी से मैच कर लो, बी का 2nd अभी मैच कर रहे हो, आगे आपको नीट के एग्जाम में नहीं करना है मैच, क्योंकि एक मैच हो गया है। जल्दी देखो, ए का 4th है, बी का 2nd,
बिल्कुल सही है, सी का थर्ड बिल्कुल सही है, और डी का स्किन कैंसर से रिलेटेड फर्स्ट आ गया। बिल्कुल सही है, बहुत सही जा रहा है अगर आपने ऐसा मैच किया। ओके, चलिए बच्चों नेक्स्ट आते हैं। ओके, यहाँ बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में फटाफट आप चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 12 में झूम कल्टीवेशन लीड्स टू, झूम कल्टीवेशन क्या होता है बेटा? इसको झूम कल्टीवेशन कहते हैं या शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ओके, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो बेटा शिफ्टिंग कल्टीवेशन में अगर आप चेक करोगे तो इसको डायरेक्टली हम लोग याद कर सकते हैं, कल्टीवेशन को शिफ्ट करना। होता क्या है, फार्मर्स जब बिना एग्रीकल्चर में बिना फर्टिलाइजर के कल्टीवेशन करते चले जाते हैं तो उसकी फर्टिलिटी कहीं ना कहीं रिड्यूस होती जाती है। तो फार्मर्स क्या करते हैं, कई बार क्रॉप्स को वहीं कट करके ड्राई करके और बर्न कर देते हैं सो दैट उसका न्यूट्रिएंट वहीं पे रह जाए, और कुछ दिनों के लिए थोड़ी देर दूसरी तरफ मूव कर जाते हैं, कल्टीवेशन या एग्रीकल्चर या फार्मिंग करने लगते हैं। इसे कहते हैं झूम कल्टीवेशन, झूम झूम के कल्टीवेशन कर रहे हैं। एक जगह किया, न्यूट्रिएंट डिप्लीट कर दिया, झूम के दूसरी जगह पहुंच गए, वहां न्यूट्रिएंट डिप्लीट करने पहुंच गए। क्या आपको ऐसा लगता है, क्या आपको ऐसा लगता है कि बर्न करने से वहां का एलिमेंट वही होगा और फर्टिलाइजर जो है वापस से रिप्लेनिश हो जाएंगे? ऐसा नहीं होता बच्चों। एक तो मॉइस्चर भी डिक्रीज हो गया, दूसरा कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कि यहाँ से गैसेस के फॉर्म में यहाँ से रिलीज हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो फाइनली अगर देखा जाए ना, वो लैंड खराब हो चुकी होती है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन कभी भी अच्छा नहीं माना गया, लेकिन पहले यही प्रोसेस चलता था, इसी के अकॉर्डिंग फार्मर्स काम करते थे। क्लियर? तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन है बच्चों। अब यहाँ देखिए, झूम कल्टीवेशन लीड्स टू एफॉरेस्टेशन, नो। डिफॉरेस्टेशन के एग्जाम्पल में आपको झूम कल्टीवेशन दिया गया है। बच्चों आप बायोडाइवर्सिटी लॉस में जब पढ़ोगे ना, तो वहां आपको मिल जाएगा कि जो झूम कल्टीवेशन एक्चुअली डिफॉरेस्टेशन को प्रमोट कर रहा है। क्लियर? सॉइल पोल्यूशन से कोई मतलब नहीं है, सब तो बहुत बात की बात है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, कंजर्वेशन तो है ही नहीं, पूरी तरह से बर्बादी है, यूं मान सकते हो आप। क्लियर? तो बच्चों झूम कल्टीवेशन लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन इज करेक्ट ओनली। ओके, तो अब आप सोच के कर रहे हो उसको कि एक्चुअली जूम कल्टीवेशन क्या है, इसको रटना नहीं है, आपको इसको देखना है जूम कल्टीवेशन है क्या। एक तरफ से पूरे न्यूट्रिएंट डिप्लीट करके झूम के दूसरी जगह पहुंच गया बर्बाद करने, यूं ही मान लो। बिल्कुल सही है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इन ऑटोमोबाइल्स कैटालिटिक कन्वर्टर चेंज अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन इनटू, अभी मैंने आपको बताया था कि अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में कन्वर्ट करता है, ये डायरेक्ट है। अभी मैंने आपको बताया था कि कैटालिटिक कन्वर्टर व्हिच इज मेड अप ऑफ प्लैटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम एंड इट इज यूज्ड इन व्हीकल। जब दिल्ली में 1990 में जो है केस स्टडी हुई थी, तो वहाँ पोल्यूशन बहुत ज्यादा था, और 41 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज जो वर्ल्ड में है, उसे फोर्थ रैंकिंग जो थी दिल्ली की थी। क्लियर? तो अब दिल्ली में जब जो है पब्लिक लिटिगेशन एक्ट जो है फाइल किया गया, तो उस कंडीशन उसके बाद वहाँ अप्रोप्रिएट मेजर्स लिए गए। अप्रोप्रिएट मेजर्स क्या लिए गए बच्चों? जो मतलब ओल्डर व्हीकल्स थे उसको जो है सिटी से बाहर निकाल दिया गया। सीएनजी का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मोजी कन्वर्जन सीएनजी में हो गया था। नेक्स्ट इसके बाद, क्योंकि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है एफिशिएंटली बर्न हो जाती है और चीप भी है। तीसरा इसमें जो है कैटालिटिक कन्वर्टर का यूज किया गया, और ये कन्वर्टर ब्लॉक ना हो जाए, इनएक्टिव ना हो जाए, इसके लिए जो है लेड फ्री पेट्रोल का यूज किया गया। राइट? अब ये कन्वर्टर क्या करता है, मैं फिर से एक बार याद दिलाती हूँ, नाइट्रोजन ऑक्साइड को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड को जो है कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड हार्मफुल नहीं है, और इसके साथ साथ बच्चों ये क्या करता है, जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है उसको कन्वर्ट कर देता है CO2 एंड वाटर में। बस यही आंसर आपको चेक करना था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं बच्चों। Question number 14. Yes, question number 14 देखिए। In the following pie chart of global vertebrate diversity, what does the ABC represent respectively? बच्चों आपको पता है बायोडाइवर्सिटी के फर्स्ट पेज पे आपको इस तरह का मिल जाएगा। ये पाई चार्ट, 3 पाई चार्ट वहां पे दिए गए हैं। एक पाई चार्ट आपको दिया गया है इनवर्टिब्रेट्स का, एक वर्टिब्रेट्स का दिया गया है, और एक दिया गया है आपको प्लांट्स का। क्लियर? ये हम लोग वर्टिब्रेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब इसकी सीक्वेंसिंग कैसे देखेंगे, तो आपको याद रखना है FB रैम, इस ऑर्डर में इसको लिखिएगा। सबसे ज्यादा फिशेज हैं, F का मतलब होता है फिश, फिश का प्लूरल भी बेटा फिश ही है। चलो फिशेज हो गया, देन ये हो गया बर्ड्स, ये हो गया रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, और ये हो गए बच्चों मैमल्स। इस तरह से आपको इसको अरेंज करना है। क्लियर? चलिए
तो इसके हिसाब से अगर हम लोग देखें बच्चों, तो ये तो हो गया फिश। एक मिनट मैं कलर चेंज करूं सो दैट ये विजिबल हो जाए यहाँ पर। बच्चों ये तो हो गया यहाँ पे फिश, ठीक है। फिर ये बी से बर्ड हो गया, एफ बी हो गया। फिर होता है बच्चों रेप्टाइल्स, तो यहाँ आपको लिखना है रेप्टाइल्स। फिर ये हो गया एम्फीबियंस और ये हो गए मैमल्स। क्लियर है, इस तरह से दिया हुआ है। चलिए तो अब इसको देखते हैं फटाफट। यहाँ पे हमारे पास बचा एफ बी और ये हो गए बच्चों रेप्टाइल्स, एफ बी रैम। इसी के ऑर्डर में आपको लिखना था, तो फटाफट हम लोग इसको चेक करते हैं। ए क्या है बच्चों? ए है फिश। कहाँ दिया हुआ है? बस एक ही ऑप्शन मैच कर गया, देखिए फिश यहाँ दिया हुआ है। फिर बी क्या दिया हुआ है? बर्ड्स है ऑब्वियसली। और सी क्या है बच्चों? एम्फीबियंस है, राइट। बस इसी के बेसिस पे आपको उसको डायरेक्ट याद करना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ बच्चों चलिए आइए, नेक्स्ट 15 है। Which of the following equation correctly represent the species area relationship? बच्चों अगर आपको याद हो तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, इन्होंने यहाँ पर कुछ एरिया की स्टडी करी और स्पीशीज रिचनेस से क्या उसका रिलेशन है इसको डिफाइन किया। क्लियर? तो यहाँ हम लोग चलिए देखते हैं उस ग्राफ को कैसे उन्होंने बनाया, कैसे ग्राफ को प्लॉट किया। यहाँ इन्होंने ग्राफ बनाया, एक ग्राफ प्लॉट किया जो कि स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप के बीच में था। और ये एक्चुअली यहाँ क्या डिस्कस करना चाहते थे, यहाँ पे मैं इसको लिख रही हूँ एरिया, ठीक है। ये एरिया हो गया जिसको ए से रिप्रेजेंट किया गया। और बेटा ये स्पीशीज रिचनेस है। स्पीशीज रिचनेस का मतलब है डाइवर्स फॉर्म ऑफ स्पीशीज, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया है, डाइवर्स फॉर्म ऑफ स्पीशीज। तो ये स्पीशीज का डाइवर्स फॉर्म है, डाइवर्सिटी है अलोंग विद सफिशिएंट पॉपुलेशन। ऐसा नहीं है कि एक तरफ कुछ स्पीशीज हो जाए, कुछ स्पीशीज बहुत ही कम नंबर में हो। स्पीशीज रिचनेस में स्पीशीज डाइवर्सिटी के साथ साथ हम लोग सफिशिएंट पॉपुलेशन को भी कंसीडर करते हैं बच्चों। यही स्पीशीज रिचनेस और डाइवर्सिटी में डिफरेंस है। क्लियर? चलिए तो अब इसको देखते हैं बच्चों। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, इनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इन्होंने बोला था स्पीशीज रिचनेस ये एरिया एक्सप्लोर करने के साथ साथ इंक्रीज होता है, ठीक है। तो इन्होंने इसमें बताया क्या, एक ग्राफ इन्होंने प्लॉट किया। उस ग्राफ की बात मैं करना चाहूंगी थोड़ा सा बच्चों। इन्होंने जो ग्राफ प्लॉट किया ना, वो ग्राफ इस तरीके से था, ऐसे। ये पहले तो जो है हाइपरबोला बना, लेकिन कब तक स्पीशीज एरिया इंक्रीज होने के साथ साथ स्पीशीज रिचनेस बढ़ती, इसे फाइनली इसको बता दिया अब ये कांस्टेंट हो गया, ऐसे, ठीक है। तो अब बच्चों अगर हम लोग इसको यहाँ पे लेते हैं तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ पॉइंट को हम लोग कवर करेंगे। देखो वॉन हम्बोल्ट ने क्या बताया, जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते जाएंगे स्पीशीज रिचनेस बढ़ती जाएगी। आपने एरिया और ज्यादा इंक्रीज किया, स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज होती गई और फाइनली इट बिकम्स कांस्टेंट। ये कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब ये जो हाइपरबोला जा रहा था ना, ये रेक्टेंगुलर हो गया। इसका मतलब इन्होंने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बताया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इन्होंने बच्चों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाया और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के अकॉर्डिंग था क्या कि अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने कहा कि जैसे जैसे एरिया बढ़ाते जाओ स्पीशीज रिचनेस बढ़ती चली जाएगी। एरिया और ज्यादा बढ़ा दिया, स्पीशीज रिचनेस और ज्यादा बढ़ गई। लेकिन कब तक होगा? अप टू सम एक्सटेंट, फाइनली इट बिकम्स कांस्टेंट। ये कांस्टेंट हो गया बच्चों। कांस्टेंट होने के बाद जहां पे ये कांस्टेंट हुआ, यहाँ ये कांस्टेंट हो गया। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक इक्वेशन लिख दी यहाँ पर, है ना, कि इक्वेशन क्या बनती है अपनी। तो इन्होंने ये बताया कि स्पीशीज, ये अगर हम लोग देखें स्पीशीज रिचनेस क्या होती है, Ca⁴ ये इक्वेशन इन्होंने दिया। अब Ca⁴ इक्वेशन में बच्चों अगर आप देखेंगे और इसी को अगर हम लोग लॉग टेबल पे कन्वर्ट करें, इसी को बच्चों अगर हम लोग लॉग टेबल में कन्वर्ट करें तो इस तरह से ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन भी दे रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन देगा, राइट। इसका मतलब ये है कि ये जो है अगर इसको हमने लॉग टेबल में कन्वर्ट कर दिया तो लॉग स्केल पे बच्चों इसका जो इक्वेशन बनता है सेम यही है। लॉग एस करिए, log s is equal to log c plus z log a, z log a हो गया, बिल्कुल सेम है, बस इसको लॉग टेबल पे कन्वर्ट कर दिया गया। क्लियर? तो अब आप देखो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने तो ये कह दिया भाई कि एरिया आपने बढ़ाया, स्पीशीज रिचनेस बढ़ती गई बट अप टू सम एक्सटेंट, और जो इनिशियली हाइपरबोला बन रहा था इट बिकम्स रेक्टेंगुलर, अदरवाइज हाइपरबोला एंडलेस होता है। क्लियर?
लेकिन रेक्टेंगुलर कहने का पर्पज ही यही था। तो इन्होंने जो इक्वेशन निकाली, स्पीशीज रिचनेस इक्वल्स टू सी, सी क्या है बेटा, ये वाई इंटरसेप्ट है ना, वाई एक्सेस पे कट करता है ना, तो वाई इंटरसेप्ट हो गया। फिर ए क्या है, ऑब्वियसली आपने लिख रखा है एरिया, और जेड क्या है बच्चों, जेड है रिग्रेशन कोफिशिएंट, जेड क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट, रिग्रेशन कोफिशिएंट, रिग्रेशन कोफिशिएंट है बच्चों। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या होता है, एक्चुअली ये स्लोप ऑफ लाइन है ना, कितना स्लोप है, कितने ढलान है इसकी, इसको देखते हैं हम लोग, तो इसे हम लोग एक्चुअली कहते हैं स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे स्लोप ऑफ लाइन, वैसे तो नॉर्मल कंडीशन में जो जेड वैल्यू होती है नॉर्मल, बच्चों अगर कंडीशन नॉर्मल है तो उस कंडीशन में आप देखिए, एक मिनट, बच्चों नॉर्मल कंडीशन में आप देखिएगा तो नॉर्मल कंडीशन में ये जेड वैल्यू क्या देता है, नॉर्मल कंडीशन में जेड वैल्यू जो होती है वो 0.1 से 0.2 तक है, ओके। लेकिन अगर बहुत लार्ज एरिया ले लिया जाए, लार्ज एरिया, यही चीज अगर लार्ज एरिया में लिया जाए तो जेड वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बच्चों जेड वैल्यू यहाँ 0.6 से लेकर के 1.2 तक, मतलब स्पीशीज रिचनेस वहां बहुत तेजी से बढ़ती है, ठीक। और अगर मैं यहाँ पे कह दूं साउथ अमेरिकन जंगल में जो उन्होंने स्टडी किया था, साउथ अमेरिकन जंगल, साउथ अमेरिकन जंगल, और साउथ अमेरिकन जंगल में उन्होंने फॉर फ्रूगीवोरस birds and mammals, for frugivorous birds, frugivorous birds, frugivorous birds and mammals, ठीक है। तो frugivorous birds and mammals की बात करते हैं, तो frugivorous birds and mammals, frugivorous birds and mammals, इनके लिए बच्चों जो आएगा वो वैल्यू यहाँ पर एग्जैक्टली दी गई है, और वैल्यू क्या है 1.15, ठीक है, ये वैल्यू दी गई है। इसका मतलब ये जो है वहां पर एग्जैक्टली ऑब्जर्व किया गया, ठीक। अब एक आपसे बच्चों यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि इसकी अगर स्टीपनेस बढ़ जाए, स्लोप ऑफ लाइन की स्टीपनेस मतलब और ज्यादा ढलान बढ़ जाए, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ध्यान से सुनो, ये रिप्रेजेंट करता है बच्चों यहाँ पर स्पीशीज रिचनेस के इंक्रीज होने को, कि स्पीशीज रिचनेस बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है। आप देखो ना स्ट्रेट लाइन है, अब इसको मैं लाइन ऐसे बना दूं, स्लोप बढ़ गया, स्लोप बढ़ गया मतलब क्या हुआ, मतलब ये होगी स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज हो गई, क्लियर। तो बच्चों इसके अकॉर्डिंग अगर हम करेक्ट आंसर फाइंड करें ना, तो करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से चेक करो, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्टली रिप्रेजेंट द स्पीशीज एरिया रिलेशन। देखो सबसे पहले तो ये लॉग एस को हम लोग देखते हैं, ये वाला लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया बच्चों 15 का डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर शुड बी शोन बाय स्टेबल कम्युनिटी। बच्चों अगर कोई स्टेबल कम्युनिटी हो जाती है तो उसके कुछ फीचर मेन है, एक तो ये क्या होता है, अनचेंज प्रोडक्टिविटी, अगर इकोसिस्टम स्टेबल है, ध्यान से देखना स्टेबल कम्युनिटी दिया हुआ है, तो अगर कम्युनिटी स्टेबल है तो अनचेंज प्रोडक्टिविटी लिखोगे पहले, अनचेंज प्रोडक्टिविटी। अब इसी को एक्सप्लेन करके एनसीईआरटी ने दिया, मैं बहुत शॉर्ट में समझा रही हूँ और ऐसे ही आएगा, अनचेंज प्रोडक्टिविटी मतलब आपको इतने शॉर्ट में पढ़ना है, प्रोडक्टिविटी अनचेंज है मतलब इकोसिस्टम हो गया, कम्युनिटी होगी, सब स्टेबल है। सेकंड रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंस, रेजिस्टेंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंस, अचानक से जो डिस्टर्बेंस होते हैं ना उनके लिए क्या होगा, ये रेजिस्टेंट होगा, या फिर कह देंगे रेजिलियंट होता है, मतलब फ्लेक्सिबल है। रेजिलियंट का मतलब बेटा होता है फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का मतलब होता है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू में बच्चों स्पेलिंग इस तरह हो जाती है, आप चेक करिएगा, रेजिलियंट। तो रेजिलियंट का मतलब होता है बच्चों फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का मतलब होता है ये इतना फ्लेक्सिबल हो जाते हैं कि इनका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब ये रेजिलियंट है। तो बच्चों ये रेजिलियंट हो गए, मतलब अगर चेंज हो गया तो तुरंत गो बैक करके वापस से फिर से स्टैब्लिश हो जाते हैं, ये रेजिलियंट का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक। और डिस्टर्बेंस होता है तो उसके लिए ये तो रेजिस्टेंट है। और थर्ड कंडीशन बच्चों यहाँ पर आती है, थर्ड कंडीशन क्या होगी, थर्ड कंडीशन होती है बच्चों यहाँ पर फॉरेन स्पीशीज इन्वेशन के लिए भी रेजिस्टेंट हो जाना, मतलब अगर आपकी कोई फॉरेन स्पीशीज इसको इंट्रोड्यूस कर दी है तो फॉरेन स्पीशीज के इंट्रोडक्शन से ये क्या हो जाएगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो रेजिस्टेंट टू एलियन स्पीशीज इन्वेशन या फॉरेन स्पीशीज इन्वेशन, इन्वेशन का मतलब अटैक करना, इन्वेशन, ठीक है, फॉरेन
फॉरेन स्पीशीज इन्वेशन। क्लियर है बच्चों? तो फॉरेन स्पीशीज इन्वेशन के लिए जो है ये क्या हो जाते हैं, रेजिस्टेंट हो जाते हैं। क्लियर? तो 16 का आंसर चेक करो, रेजिस्टेंट टू इन्वेशन ऑफ एलियन स्पीशीज बिल्कुल सही है। रेजिस्टेंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंस ये भी सही है। लेस वेरिएशन ईयर टू ईयर प्रोडक्टिविटी, ओके बिल्कुल सही है, यानी करेक्ट आंसर विल बी डी। तो बच्चों 16 का करेक्ट आंसर होगा डी, राइट। चलिए बच्चों यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। चूज द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू एलियन स्पीशीज इन्वेशन। अभी मैंने आपको बताया था कि एलियन स्पीशीज के इन्वेशन में ऑड वन निकालना है हमें। ध्यान से सुनना बच्चों, नाइल पर्च बिल्कुल सही है। नाइल पर्च के इंट्रोडक्शन से जो सिचिलिड फिश है वो एक्सटिंक्ट हो गई, तो आपको लिखना है एक्सटिंक्शन ऑफ सिचिलिड फिश, सिचिलिड फिश। ठीक है, तो बच्चों जो यहाँ सिचिलिड फिश है ये यहाँ से जो है रिमूव हो गई, क्योंकि नाइल पर्च का इंट्रोडक्शन विक्टोरिया लेक में हुआ था और ये सिचिलिड फिश एक्सटिंक्ट हो गई। वाटर हाइसिंथ से भी काफी वेजिटेशन का एक्सटिंक्शन हुआ था, एक्सटिंक्शन ऑफ वेजिटेशन, जो यहाँ की नेटिव वेजिटेशन थी उनका एक्सटिंक्शन हो गया। क्लेरियस गैरीपाइनस बच्चों इंडियन रिवर में जब इंट्रोड्यूस किया गया तो जो इंडियन नेटिव फिश थी उनका एक्सटिंक्शन हो गया, यानी एक्सटिंक्शन ऑफ इंडियन कैटफिश का जो है एक्सटिंक्शन हो गया। क्लियर? लेकिन जो सिचिलिड फिश है इसका एक्सटिंक्शन हो गया था, इसका इंट्रोडक्शन नहीं था, मतलब ये सारे इंट्रोड्यूस किए गए थे, नाइल पर्च, वाटर हाइसिंथ, क्लेरियस गैरीपाइनस, लेकिन सिचिलिड फिश तो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो गई थी, तो ये एलियन स्पीशीज नहीं है, ये तो वहां की नेटिव स्पीशीज है जो मूव कर गई, क्योंकि हमको यहाँ एलियन दिया हुआ है। देखो ये एलियन स्पीशीज है, यहाँ आप लिखोगे ए बी सी, ये क्या है सब, ये सब एलियन स्पीशीज है, एलियन स्पीशीज, ये एलियन स्पीशीज है बेटा। और ये जो सिचिलिड फिश है, सिचिलिड क्या है बच्चों, ये नेटिव फिश है वहां की, सिचिलिड फिश जो है वहां की क्या थी, नेटिव फिश है, यानी आप ये कहोगे कि ये नेटिव फिश है, ये यहाँ की नेटिव है। क्लियर है बच्चों? तो ये नेटिव फिश हो गई, इसका मतलब ऑड वन आउट क्या है, ऑब्वियसली सिचिलिड फिश है बच्चों। क्लियर? चलिए 17 का आंसर बेटा हो गया डी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। द नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया रेस्पेक्टिवली। बच्चों सबसे पहले तो हम लोग को ये जानना है कि ये सारे के सारे जो हैं क्या, ये सब इन सीटू कंजर्वेशन में आते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन, या इसी को हम कहते हैं ऑफलाइन, सॉरी ये इन सीटू कंजर्वेशन है, तो इसको हम लोग यहाँ बोलेंगे ऑन साइट कंजर्वेशन, अपने ही प्लेस पे कंजर्व होना, ऑन साइट कंजर्वेशन। बच्चों ऑन साइट कंजर्वेशन को अगर आप चेक करेंगे तो ऑन साइट कंजर्वेशन का मतलब होता है कि अपने ही प्लेस पे, अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में कंजर्व करना। ठीक, तो उस नेचुरल एनवायरनमेंट में कंजर्व अगर हो रहा है उसे इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। जैसे आप लोग पढ़ते हो बायोस्फीयर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, हॉटस्पॉट है ना, हॉटस्पॉट हो गए, या सैक्रेड ग्रूव्स हो गए, सैक्रेड ग्रूव्स। ठीक, ये हो गए, ये सब अपने नेचुरल साइट पे ही जो है कंजर्व किए गए हैं। इसी में कुछ एग्जांपल बायोस्फीयर रिजर्व का देखिए दिया हुआ है, नेशनल पार्क्स हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क अगर आपने कह दिया तो वो ऑफ साइट कंजर्वेशन मतलब एक्स सीटू कंजर्वेशन है। तो बच्चों आपको नंबर बताना चाहिए, बायोस्फीयर रिजर्व 14 है, जो कि अभी इंक्रीज होकर 18 हो गया, बट हमें एनसीईआरटी के डेटा के अकॉर्डिंग चलना है। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या हो गए, 14 हो गए। नेशनल पार्क्स 90 है, ये वाला आंसर करेक्ट है। और 448 ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसको बच्चों आप समरी में देखना, मैं आपको कुछ और बताने जा रही हूँ, इसको ध्यान से सुनिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो बच्चों जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर आप देखेंगे तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का नंबर ये 448 आपको एनसीईआरटी ने दिया जरूर है, लेकिन अगर आप उसकी समरी में जाओगे, समरी, तो उसकी समरी में आपको मिल जाएगा मोर देन दिया हुआ है, मोर देन 450 ऐसे दिया हुआ है, इसको ध्यान रखना। तो अगर 448 भी दिया हो या मोर देन 450 दिया है, दोनों करेक्ट है, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक, तो करेक्ट आंसर बच्चों 18 का क्या हो गया, बी। आपको कई बार इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल नीट में पूछे जा चुके हैं। क्लियर है, तो इसको ध्यान रखना बेटा।
चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ड्राइविंग एनिमल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ड्राइविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स टू एक्सटिंक्शन इज, बेटा एक्सटिंक्शन का मेन रीजन आपसे पूछा गया है क्या है, तो एक्सटिंक्शन का जो मेन रीजन होता है ना, ओवर एक्सप्लॉयटेशन तो है ही है, को एक्सटिंक्शन है ही, एलियन स्पीशीज इन्वेशन है, और इन चारों को एवल क्वाड्रेट कहा गया, मतलब इनके कारण जो है वाइल्ड लाइफ का जो एक्सटिंक्शन हो रहा है वो तो हो ही रहा है बेटा, लेकिन इनमें से मेजर कॉज क्या है, habitat loss and fragmentation, habitat loss and fragmentation is major cause, ये मेजर कॉज है, ये मेजर कॉज है, बाकी तो सब होंगे बच्चों। मेजर कॉज क्यों कहा गया, आपने पढ़ा है इसके एग्जांपल में कि साउथ अमेरिकन जंगल में सोयाबीन के कल्टीवेशन के लिए काफी सारे जो लैंड है कट करके इसको जो है यूज किया जाने लगा, तो डिफॉरेस्टेशन हो गया। दूसरी चीज आपको याद रखना है यहाँ पर कि जो बीफ कैटल्स हैं उनको भी ग्रो कराने के लिए यहाँ पर उस लैंड को यूज किया गया, तो जब इन सारी चीज बीफ कैटल को ग्रो कराने के लिए या सोयाबीन के कल्टीवेशन के लिए जब छोटे छोटे इसको कट किए गए लैंड पार्ट को और इनको जो है यहाँ पे इनका कल्टीवेशन हुआ, लेकिन ओवरऑल अगर हम फॉरेस्ट के रिस्पेक्ट में देखें तो बच्चों ओवरऑल फॉरेस्ट के रिस्पेक्ट में आप देखिएगा छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गए हैं, और यही फ्रेगमेंट जब मीट करते हैं ना तो डेजर्टिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। और फिर उन एनिमल्स के बारे में सोचिए, उन माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में सोचिए जिनको लार्ज टेरिटरी रिक्वायर्ड होती है, वो तो यहाँ सर्वाइव ही नहीं कर सकते ना, जिनको लार्ज टेरिटरी रिक्वायर्ड है वो तो यहाँ सर्वाइव ही नहीं कर सकते बेटा। दूसरी चीज जो है आपको ये बताना है, जैसे कि माइग्रेटरी बर्ड्स तो आप लोग साइबेरियन क्रेन वगैरह तो जानते ही हो, टाइगर है, एनिमल है, एटलीस्ट इसको ठीक 240 किलोमीटर की रेंज तो चाहिए ही चाहिए। अब इस तरह फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा तो वाइल्ड लाइफ लॉस तो होगा ही होगा ना, इससे करेक्ट जो आंसर जाएगा डी, मोर एप्रोप्रिएट मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। बच्चों इसी एनर्जी के साथ आप हमारे साथ बने रहिए, डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं एडवांटेज जरूर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, द वेरिएशन शोन बाय द मेडिसिनल प्लांट राउवुल्फिया वोमिटोरिया ग्रोइंग इन डिफरेंट हिमालयन रेंजेस रिप्रेजेंट जेनेटिक डाइवर्सिटी। बेटा डाइवर्सिटी को 3 लेवल पर डिफाइन किया गया है, डाइवर्सिटी इज डिफाइंड एट 3 लेवल। किस 3 लेवल पर डिफाइन किया गया है? फर्स्ट आप इसमें देखिए जेनेटिक लेवल, जेनेटिक लेवल, एक तो इसको जेनेटिक लेवल पर डिफाइन किया गया है, सेकेंडली देखिएगा यहाँ पे इसको स्पीशीज लेवल पर डिफाइन किया गया है, स्पीशीज लेवल, और थर्ड बेटा जो इसको डिफाइन किया गया है वो है यहाँ इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल लेवल। ठीक है, इतने लेवल पर डिफाइन किया गया है। तो अगर आपको पता है कि जेनेटिक लेवल पे इसको डिफाइन किया गया है, तो जेनेटिक लेवल पे बेटा 3 एग्जांपल हैं जो आपसे यहाँ पूछे गए हैं। जेनेटिक लेवल, जेनेटिक लेवल पे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है मैंगो का एग्जांपल, है ना, कि मैंगो की जो है लगभग 100 स्पीशीज हैं जो अभी तक डिस्कवर्ड हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है। दूसरा बच्चों यहाँ पे आपको राउवुल्फिया वोमिटोरिया का है, उसको लास्ट में मैं लिखती हूँ राइस स्ट्रेन, राइस स्ट्रेन इसको भी लिया जाए तो राइस स्ट्रेन जो है यहाँ पर वो भी बहुत ज्यादा है ना, यहाँ तो आप 100 लिख रहे हो बेटा, वो मोर देन 1000 है, तो जो राइस स्ट्रेन है वो मोर देन 1000 है, वो बहुत ज्यादा जो है डिस्कवर 50,000, मोर देन 50,000 ये दिया हुआ है। इसके अलावा बच्चों ये तो राइस स्ट्रेन का दिया है, एक आपको दिया गया है राउवुल्फिया वोमिटोरिया, राउवुल्फिया वोमिटोरिया, वोमिटोरिया, ठीक है। तो राउवुल्फिया वोमिटोरिया की बात करें, ये स्पीशीज है, थोड़ा स्मॉल से इसको लिखते हैं, यस राउवुल्फिया वोमिटोरिया। तो राउवुल्फिया वोमिटोरिया में बेटा रजर पाइन है, और रजर पाइन की पोटेंसी और कंसंट्रेशन की बेसिस पर इसको जो है यहाँ पर डाइवर्स फॉर्म देखा गया है, ठीक। लेकिन ये सारे कहाँ से बिलोंग करते हैं? जेनेटिक लेवल से। इसे डाइवर्सिटी क्या है बेटा? जेनेटिक डाइवर्सिटी है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ओके बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कन्वेंशनल टेक्सोनोमिक मेथड आर नॉट सुटेबल फॉर आइडेंटिफाइंग, ओके, तो ये किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए नहीं? माइक्रोवेल स्पीशीज। बच्चों ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मैंने आपको बताया था कि जो 3 पाई चार्ट दिए गए हैं, ये 3 पाई चार्ट बच्चों यहाँ पर प्लांट्स के लिए हैं, इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट्स के लिए, लेकिन बैक्टीरिया को या माइक्रोब्स को कोई प्लेस नहीं दिया गया, क्योंकि जो ये कन्वेंशनल टैक्सोनॉमिक मेथड है और बहुत सेफ कल्चर
प्रोसेस जो है ये अभी डिस्कवर नहीं हुए हैं। इससे बैक्टीरियल स्पीशीज को आइडेंटिफाई करना, उसकी डाइवर्सिटी को डिसाइड करना बहुत मुश्किल था। क्लियर? ये स्टेटमेंट ठीक उस थ्री पाई चार्ट जो पाई चार्ट बने ना, ठीक उसके नीचे दिया हुआ है बेटा एनसीईआरटी में। तो आपको माइक्रोबियल स्पीशीज कहना है। करेक्ट आंसर इज माइक्रोबियल स्पीशीज। चलिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इंडिया हैज डैश % ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया। बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में वर्ल्ड लैंड एरिया केवल एक मिनट, वर्ल्ड लैंड एरिया इंडिया में केवल जो है वो 2.2 है ना, 2.4%। इंडिया में जो वर्ल्ड लैंड एरिया है, वर्ल्ड लैंड एरिया मतलब वर्ल्ड के टोटल एरिया को कंसीडर करो तो इंडिया में केवल 2.4% है। लेकिन अगर इसकी स्पीशीज डाइवर्सिटी देखी जाए ग्लोबली तो ये कितनी होती है? 8.1%। इसका मतलब ये है कि इंडिया में लैंड वाइज तो बाकी वर्ल्ड के कंपैरेटिवली देखा जाए तो उसके रिस्पेक्ट में कहीं ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन दैट इंडिया इज प्लेस्ड इन 12 मेगा डाइवर्सिटी। ये स्टेटमेंट भी आपका नीट में आ चुका और एनसीईआरटी का सेम स्टेटमेंट है। तो करेक्ट आंसर बच्चों जो हो जाएगा ये वाला डी आंसर होगा। 2.4 पहले लिखना है, 8.1 बाद में। ये भी ध्यान रखना है कि आपको रेस्पेक्टिवली देखना है। अगर दिया है पहले किसका दिया, अगर आप 8.1 यहाँ कर दोगे तो गलत हो जाएगा। क्लियर? चलिए तो 22 का आंसर बच्चों हो गया डी। नेक्स्ट आइए। यस, इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन ट्रॉपिक्स। बच्चों पता है आपको बायोडाइवर्सिटी का, हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी का ट्रॉपिक्स पे रीजन क्या है? सबसे पहले है सनलाइट की अवेलेबिलिटी, यानी आप बोलोगे फर्स्ट स्टेटमेंट होता है मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल, मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल, सोलर एनर्जी बहुत ज्यादा अवेलेबल है। ठीक है। सेकंड बच्चों आपको बताना है मोर प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट है, क्योंकि सीजनल वेरिएशन कम है। मोर प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट, प्रेडिक्टेबल क्यों है? क्योंकि लेस सीजनल है। मोर प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट एंड लेस सीजनल। लेस सीजनल मतलब सीजनल वेरिएशन होते ही नहीं है बेटा यहाँ पर। ठीक है। और थर्ड है स्पेसिएशन, मतलब नई स्पीशीज का फॉर्मेशन। स्पेसिएशन इज लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस, लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस। अब आप सोचो लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस, यानी इसका मतलब अगर मैं फर्स्ट को डिफाइन करूं, मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल, एनर्जी ज्यादा मिल रही, सोलर एनर्जी, ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी और डाइवर्सिटी ज्यादा होगी। मोर प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट का मतलब है यहाँ ग्लेशिएशंस नहीं होते बच्चों, ग्लेशियर्स का फॉर्मेशन नहीं होता कि ग्लेशियर्स बन गए, खुद वेजिटेशन डेवलप हो रही है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो गए और वो वेजिटेशन को डिस्ट्रॉय करते हुए चले गए, फिर वाटर का इफेक्ट खत्म हुआ, फिर नई वेजिटेशन हो गई। मतलब बार बार डिस्ट्रक्शन और बार बार डेवलपमेंट से क्या होता है? डाइवर्सिटी कम होती है। इससे हमने कहा था एनवायरनमेंट क्या है, ज्यादा प्रेडिक्टेबल है, क्यों? क्योंकि लेस सीजनल है। और स्पीशीज का, नई नई स्पीशीज का बच्चों बनना ये लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जहां बार बार डिस्ट्रक्शन चलेंगे नई स्पीशीज नहीं बन सकती है। इससे आपको ये बताना है कि यहाँ ट्रॉपिक्स पे डिस्ट्रक्शन ही नहीं हो रहा है, इससे स्पीशीज का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो चुका है और ये जो है यहाँ पर हायर डाइवर्सिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चलिए वन बाई वन जल्दी से ऑप्शन देखते हैं। ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स हैव remained relatively undisturbed for millions of years and thus had a long evolutionary time for species diversification. This is correct. Now, the tropical environment are more seasonal and less predictable. More seasonal, less predictable. Wrong है बेटा. More seasonal नहीं है, less seasonal है. More predictable होना चाहिए, less नहीं. There is more solar energy available which contribute to higher productivity. This is also correct. Fine. तो इसका करेक्ट आंसर जल्दी से हम लोग सर्च करते हैं, ए और सी आ रहे हैं। जल्दी से चेक करो बच्चों क्या दिया, सेलेक्ट इनकरेक्ट फाइंड करना था। ओके बच्चों ये ध्यान रखना है, इनकरेक्ट फाइंड करना है। तो इनकरेक्ट तो केवल एक ही है, ओनली बी। तो आंसर जल्दी से बी वाला कर दीजिए, ओनली बी। राइट। चलिए तो ये भी जो है आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, मैच द कॉलम, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। ओके, कॉलम 1 दिस वन एंड कॉलम 2 दिस वन। चलिए मैचअप देखते हैं बच्चों। थाईलैंड, डोडो, कागा, स्टीलर सी काऊ, रशिया, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। बेटा ये एक्सटिंक्ट एनिमल है और कहाँ से एक्सटिंक्ट हुए ये ध्यान रखना है। आप लोग पढ़ते हो डोडो ऑफ मॉरिशस। डोडो क्या है बच्चों? डोडो यहाँ पर एकदम लाइक अ डक, ये बर्ड है। ठीक। थाईलैंड,
क्वेगा, क्वेगा कहाँ है बेटा? क्वेगा जो है ना वो अफ्रीका का है, ये अफ्रीका ध्यान रखना। स्टीलर सी काऊ रशा की है बेटा, ये कोई काऊ नहीं है, ये एक लार्ज फिश है। स्टीलर सी काऊ जो है ये एक लार्ज फिश है, ठीक है, स्टीलर सी काऊ। नेक्स्ट है थाइलासिन। थाइलासिन जो है ये ऑस्ट्रेलिया का है बच्चों। थाइलासिन क्या होता है, अगर इसकी बॉडी देखोगे, ध्यान से सुनना मेरी बात, बिल्कुल वोल्फ की तरह बॉडी है, शेप है, साइज है, सब कुछ है, लेकिन टाइगर की तरह उसकी बॉडी पे स्ट्राइप्स हैं, ठीक, बिल्कुल बॉडी शेप साइज एकदम किसकी तरह है, वोल्फ की तरह। और अगर इसकी जो है स्ट्राइप्स देखोगे तो वो टाइगर की तरह है। ये तो थाइलासिन है जो कि ऑस्ट्रेलिया का है। डोडो डक की तरह बच्चों बर्ड है, मॉरिशस की है। क्वेगा, क्वेगा जो है बेटा ये जेब्रा, ये हॉर्स और जेब्रा का कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल देखने में ये हॉर्स की तरह है लेकिन स्ट्राइप जेब्रा की तरह है। ये क्वेगा अफ्रीका का है। और स्टीलर सी काऊ जो कि फिश है, एक लार्ज फिश है, ये रशिया की है। क्लियर है? तो करेक्ट आंसर बच्चों जल्दी से हम लोग चेक करेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा थाइलासिन। थाइलासिन क्या है, ए का थर्ड, देखो ए का थर्ड दो में दिया हुआ है, अब यही डिसाइड कर देगा कि क्या होगा आंसर। बी का देखिए, बी का सेकंड है, इसका मतलब करेक्ट आंसर बच्चों क्या हो गया, डी, 24 का डी आंसर आएगा, राइट। चलिए लास्ट क्वेश्चन बच्चों हम लोग देखते हैं इसमें। 25, study the following pie chart with respect to global diversity of plants and select the correct option, right। चलो इसमें देखते हैं, study the following pie chart and with respect to global diversity of plant select the correct option। बेटा ये प्लांट की अब जो है ग्लोबल डाइवर्सिटी दी गई है, मैंने कहा था 3 पाई चार्ट गिवन है, उनमें से थर्ड वाला ये है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें, यहाँ देखिए, ओके, ये बच्चों यहाँ पे आपको दिया गया, याद करना डायरेक्ट, ये फंगाई है, क्लियर, ये आपको एंजियोस्पर्म दिया गया है, एंजियोस्पर्म, डायरेक्ट याद रखना है आपको। और इसके बाद बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे तो मैं थोड़ा सा लाइन टिक करके देती हूँ, ये एफ वाला जो है ये यहाँ पर क्या होगा, ये एल्गी है, नेक्स्ट पॉपुलेशन इसकी है, तो ये हो गई एल्गी, एल्गी। और एक पॉपुलेशन बच्चों ये जो दी गई है, ये है यहाँ पर लाइकेन की, लाइकेन्स, क्लियर है। और बच्चों अब जो यहाँ पे बचा, इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये वाला पोर्शन, ये आपको मिलेगा मोसेस का, मोसेस। और ये आपको दिया गया है यहाँ पे फर्न्स एंड एलीज, फर्न्स एंड एलीज, फर्न एंड एलीज मतलब अदर, राइट। चलो देखते हैं, अब यहाँ पे आप इसके अकॉर्डिंग अगर आप आंसर देखेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा, यस, ए वाला क्या है, फंगाई। बच्चों एक आपको और भी दिया गया था कि कुछ ऐसे एनिमल्स को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है जिसमें रेप्टाइल्स हैं, कुछ मोलस्कन्स हैं, फिश है, इन सबको मिला दिया जाए तो फंगाई की डाइवर्सिटी अकेले ही सबसे ज्यादा है। तो फंगाई पे भी आंसर गया था और यहाँ पे तो क्या, एंजियोस्पर्म देन फंगाई। चलिए तो ए वाला फंगाई है बेटा, ये दो मैच कर रहे हैं। फिर बी कहाँ गया, बी मॉसेस है, तो यहाँ पे ये दोनों मैच कर रहा है मॉसेस, इसका मतलब करेक्ट आंसर बच्चों क्या हो गया, 25 का सी हो गया। आपको इसी तरह से बच्चों अप्रोच करना है और इस तरह से अप्रोच करना है कि हमें टाइम वेस्ट भी ना हो, मेरा, हम लोगों का टाइम वेस्ट भी नहीं होना चाहिए, हम लोगों को सिर्फ जो है टाइम को देखते हुए हमने जल्दी से यहाँ पे देख लिया और फटाफट मैच करा, सेकंड मैच हो गया, आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। चलिए बच्चों मेरे साथ इस तरह बने रहने के लिए, इतनी एनर्जी के साथ बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। आई होप कि आप इसका एडवांटेज ले पाएंगे। थैंक यू ऑल।